जय किसान साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल किसान बंधु में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा से किसानों से संबंधित जो भी जानकारी है वह आप सभी के बीच में लाते रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं नरसिंहपुर जिले में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र, बुहानी गन्ना अनुसंधान केंद्र, जिसके संचालक डॉक्टर साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर किसानों को किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और किस सावधानी के साथ जाना चाहिए। सारी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सर, शुरुआती तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि मौसम किस्म से संबंधित जानकारी आप थोड़ा थोड़ा करके बताएं। जी जी, एक्चुअली अपना जो हमारा जो क्षेत्र है ये सेंट्रल जोन में आता है जी तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेड वेराइटीज हैं जी गन्ने की। लोग यहाँ के किसान जो है सामान्यतः लखनऊ से जुड़ जाते हैं जी और लखनऊ हमारे क्षेत्र से भिन्न है। जी क्लाइमेट की दृष्टि से देखें, जलवायु की दृष्टि से देखें हम, जी तो लखनऊ जो क्षेत्र है वो सेंट्रल जोन में नहीं आता है, जी वो नॉर्थ जोन में आता है। तो लखनऊ की वेराइटीज यहाँ के लिए जो रिकमेंडेशन है, अगर नेशनल लेवल पर कोई वेराइटी रिकमेंडेशन है तो लखनऊ से ले सकते हैं, लेकिन अगर लखनऊ के लिए रिकमेंडेशन है तो हमारे क्षेत्र के लिए वो वेराइटी उपयुक्त होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि सर नरसिंहपुर जिले में कभी तापमान ठंडा कभी गर्म, तो इस अनुसार कौन सी किस्म बेहतर होना चाहिए? हमारे यहाँ के लिए, जैसे अपने क्षेत्र के लिए अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है 3 साल पहले, अब आपका CO 1209, ठीक है ना। पुरानी वेराइटीज में आपको CO जो 860036 सॉरी 8632 लेते रहे हैं किसान और अच्छी उपज देती रही है। 238 ये वेराइटीज इस क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है। इसके बाद नई वेराइटीज में और एक COM 9505 ये अच्छी वेराइटी है। सर, कौन कौन सी अभी वेराइटियाँ उपलब्ध हैं? हमारे पास 12009, CO 12009, COM 9505, CO 8505 और आपका 12007 ये वेराइटी हैं और ये इनका जो उत्पादन है ये बेहतर उत्पादन है चारों पांचों का। जैसे कि किसान अगर मौसम के अनुसार चले तो किस मौसम में उसको रोपा करना चाहिए? एक्चुअली अभी सितंबर में बारिश का अभी खत्म हो चुकी है, तो आप आज के बाद कभी भी गन्ना लगा सकते हैं और 15 आपको 30 नवंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा 30 नवंबर के पहले लगाना है। 1 दिसंबर से गन्ना लगाना बंद कर देना चाहिए। ये लगभग 1.5 महीने के लिए 15 जनवरी से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कारण है इसका? सर्दी में गन्ने का जो अंकुरण है वो काफ़ी जो है अवरुद्ध होता है, कम आता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि सर्दी में गन्ना न लगाया जाए, रोपा न लगाया जाए। जैसा कि सर किसान भागता है कि उसका जो उत्पादन है वो है अधिक हो, जो भी बिल्कुल क्वांटिटी है वो है 1 एकड़ के अनुसार प्राप्त कर सके। एक्चुअली क्या है कि हम आजकल किसान भी है चाहे जो भी है, हम सब लोग डिपेंड हैं केमिकल फर्टिलाइजर आज के समय में, और वो केमिकल फर्टिलाइजर की अपनी एक वो लिमिटेशंस है। इतना भी ज़्यादा डाल दीजिए आप, भूमि की जो एक्चुअली जो सॉइल है, सॉइल हेल्थ कहते हैं, सुना होगा आपने, सॉइल हेल्थ कार्ड बने अभी काफ़ी पीछे। तो सॉइल हेल्थ का मतलब है कि मानव हेल्थ। अगर सॉइल हेल्थ अच्छा है तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, अगर सॉइल हेल्थ अच्छा नहीं है तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले सॉइल हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सॉइल हेल्थ में क्या है कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं सॉइल के अंतर्गत वो अरबों की संख्या में हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आपके फंगस हो, फंजाई हो, और वो जो है इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो हमारी हेल्थ सॉइल की अच्छी होगी, पहली बात, ठीक है ना। अब इनका भोजन क्या है, वो जिंदा कैसे रहें, चूंकि जीव है तो जिंदा रहना जरूरी है उनका, उनके लिए भोजन चाहिए। भोजन के लिए उनको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। उनको भोजन को क्या लगता है, ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। अब सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी आती जा रही है डे बाई डे, जितना भी हम बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर डाल दें उसमें कार्बन तो होता नहीं है। तो हमें कार्बन के लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास जैसे गन्ना लगा रहे हैं, अब गन्ने का हमने लगा के काट लिया, गन्ने का कचरा बचा, जो थ्रास बचा, थ्रास कहते हैं, और पत्ते जो है, पत्तों को अगर हम जला देंगे तो क्या होता है, एक तो सूक्ष्म जीवाणु मरेंगे, जो जीव है, जो सॉइल हेल्थ है कहें उसको लास्ट में, तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा जो ये है सॉइल, जो गन्ने का त्रास है, पत्तियां हैं, उनमें केवल NPK नहीं होता है। हम गोबर की, हम जो बाहर से खाद का जो बोरा लाते हैं उसमें NPK होता है, सल्फर भी नहीं होता सामान्यतः, ठीक है ना। और ज्यादातर किसान NPK ही डालते हैं, दूसरा कोई खाद
सामंतन नहीं ला पाते हैं। कहीं ना कहीं किसानों को जानकारी नहीं है उस बात की, उनको क्या देना चाहिए, क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है किस पौधे को। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बोला कार्बनिक तत्व, तो कार्बनिक तत्व इसके अलावा कैसे बढ़ाए अपने खेत में? या तो कार्बन, जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाना है हमें, तब हमारा जो है जीव उसमें सूक्ष्म जीव जिंदा रहेगा। वो जिंदा रहेगा तब उपज भी अच्छी आएगी। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके जितना भी हमारा जो गन्ने का ये है पत्तियां हैं या दूसरी फसल की जो है भूसा है, चाहे गेहूं का भूसा हम हार्वेस्टर से कटवाते हैं, फिर आग लगा देते हैं। सोयाबीन के कचरे में अभी सोयाबीन कट रही है, हार्वेस्टर चला दे रहे हैं लोग, जो बच रहा है उसमें सूखने के बाद आग लगा देते हैं, फिर हम जुताई करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आग न लगाते हुए उसमें ऐसी ही जुताई करवा दें, उसको खेत में मिलाना है। कुछ दिक्कतें छोटी मोटी आती हैं, मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, उसको काटने में उसको मिलाने में थोड़ा दिक्कतें आएंगी। 2 दिन एक बार पानी भी ज्यादा देना हो सकता है, देना पड़े उसको सड़ाने के लिए, लेकिन वो करना चाहिए। अदरवाइज क्या हो रहा है कि हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो डे बाई डे गिरती जा रही है। हाँ, और भी तरीके हैं ऑर्गेनिक कार्बन के। एक तो ये हो गया कि जितना भी हमारा भूसा और ये सब तत्व हैं, ये हैं हमारे, उनको मिलाना है। दूसरा, अगर कहीं नहीं मिला पा रहे हैं, कहीं हम किसी वजह से नहीं मिला पा रहे हैं, तब हमको क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट, या तो सड़ा हुआ गोबर का खाद हो, कम से कम 1 साल पुराना, हमारे घर पे तैयार किया हुआ हो, और या बाहर से खरीदें, पर वो सड़ा हुआ होना चाहिए टोटली। उसमें बीड्स कम हो, खरपतवार के बीज हैं वो नहीं होने चाहिए। वो कब आते हैं कि हम चारा लेके आए, बथुआ लेके आए या मान लो, या घास लेके आए, उसके बीज हम क्या करते हैं, भैंस ने खाया, भैंस ने, गाय ने, 4 जानवरों ने खाया, वो जो है उनकी जो कैनाल है, आहार नाल है, उसमें वो बीज खत्म नहीं होते, वो बाहर आके गोबर में वैसे कैसे आ जाते हैं। और हम गोबर की खाद डालते हैं तो पुनः उगाते हैं, दोबारा उगाते हैं, तो वो हमें बहुत नुकसान करते हैं। तो उसके बजाय अगर वर्मी कंपोस्ट बनाएं, अगर हम उसका केंचुए की खाद बनाएं घर पे ही, तो ज्यादा बेटर है। वो क्या है कि हम खाद तैयार कर लेंगे, उसमें कोई भी बीड्स का सीड नहीं आता। तो कहीं ना कहीं सर इसमें जो तत्व मिलने वाले हैं, जैसे किसान, उनमें भी इजाफा होता है। बिल्कुल, किसान फंसा यूरिया, DAP, राखड़ और ये जो कुछ भी जानता है, क्योंकि किसान को ज्यादा फर्टिलाइजर के बारे में पता नहीं है। इसके अलावा जो कंपोस्ट खाद है उसमें 14-15 प्रकार के और ज्यादा, कहीं और ज्यादा, बिल्कुल। दूसरा ये तो है, जैसे बताया मैंने कि फसल को हमको 16 तत्व चाहिए जो आवश्यक हैं, हम देते हैं 3, तो 13 कहाँ से आए? 3 तो वातावरण से मिल जाते हैं, CHO, बाकी 13 नहीं मिलते, सॉरी 9-10 नहीं मिलते। तो वो 9-10 को मिलने के लिए हमको ये जलाना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सारे हैं। हमारा जो भूसा है उसमें 16 के 16 तत्व हैं, और उसके अलावा जो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर खरीदते हैं बाहर से, कि हम जो फूल अच्छा आ जाए, ये अच्छा आ जाए, सब उसके ग्रोथ अच्छी हो प्लांट की, उसके लिए बाहर से 2-2 हज़ार रुपए में किसान खरीदता है दुकान से, किट के रूप में खरीदता है। उसके बजाय अगर हम ये भूसा है या तत्व है या वर्मी कंपोस्ट है, इनमें सारे जो एसिड हैं, जैसे फॉल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, इनमें सारे पाए जाते हैं, तो हमारा वो भी बचत होगी उस पैसे की। कहीं ना किसानों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट आपका उपयोग करना सबसे बेहतर है इन खादों में। दूसरा, अगर समय मिलता है कहीं, जैसे धान लगाई आपने, धान का रोपा हमने मई में लगा दिया, ठीक है ना, बीज बो दिया, और लगाने में 2 महीने बाकी है, 1.5 महीने बाकी है, लगभग 30 दिन में फसल दोबारा लगाते हैं। तो अगर उसी टाइम पे धान का जब रोपा लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, उसी टाइम पे हम सनई या मूंग या उड़द खेत में लगा दें, बो दें हरी खाद के लिए, तो 1 महीने में उसको भी अगर पलट दें तो उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप होता है। तो ये भी कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने अभी हमको कार्बनिक तत्व के बारे में बताया, अभी मैं करंट में जानना चाहता हूँ कि किसान जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाता है और उससे तत्वों की उसको मालूम पड़ता है, अनुमानता अभी जो गन्ने की रोपाई करेगा किसान, तो उसको कितनी मात्रा में क्या क्या देना चाहिए जिससे कि उसकी जो ट्रिलिंग वगैरह वो अच्छी हो सके? जी, एक्चुअली गन्ने के लिए वर्मी कंपोस्ट अगर है, अवेलेबल है, तो 5 टन प्रति हेक्टेयर। ज्यादा हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि महंगा सौदा है, तो शुरुआत में 5 टन प्रति हेक्टेयर काफी है, यानी 2 टन प्रति एकड़ किसान आराम से डाल सकता है। और एक मान लो 5 रुपए भी आता है, 6 रुपए आता है, तो 12,000 रुपए का हुआ। और हमें महंगा लगता है शुरुआती दौर में, लेकिन होता क्या है कि इसका असर 3 साल तक रहेगा। हमें इसी साल नहीं देखना है कि हमने इसने कम दिया हमको इनकम, 3 साल देने वाला है वो। और साथ ही क्या है कि इनकम के साथ साथ हमारी सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला है। तो अगली फसल जो भी बोएंगे 2 साल बाद भी, तो हेल्थ उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है ना। और उसका जो रिजल्ट है वो केवल उपज के रूप में न देखें,
हमारी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। जब हेल्थ अच्छी हो रही है तो हमारे डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, तो वहाँ भी कुछ पैसा बचेगा। तो हमें बहुत सारी तरीके से उसको हमें आमदनी के कई जरिए हमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो किसान की जो है जो स्थिति है वो उससे बेहतर हो। जी सर, जैसा कि किसान अगर जागरूक होता है और गन्ने के क्षेत्र में बढ़ता है, तो आप कौन सी वैरायटी रिकमेंड करेंगे अपने नरसिंहपुर जिले के अनुसार? आपकी जो है 9505 1209 9505 2 वैरायटी बहुत अच्छी हैं। तीसरा जो है 6032 जो चल रही है उसकी उपज अभी भी लगातार अच्छी बनी हुई है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। सर, जैसा कि अभी गन्ने में भी एक नई वैरायटी लखनऊ से लोग लेके आए 118 करके है, उसकी उपज भी अच्छी है, बढ़िया बेहतर उपज है। सर, जैसा कि अभी गन्ने में जैसे अपनी जो मौसमी फसल है उनके अनुसार ही गन्ने में बहुत सारे कीट भक्षी जो कीट देखे जा रहे हैं जी, ये ज्यादातर जो प्रभावित करने वाले कीट हैं उनके विषय में बताएं। एक्चुअली पायरला आता है, जनरली कुछ ये फुंदी आ जाती हैं जैसे, और आपका गन्ने में जो है इल्ली भी आती है कभी कभी, जो कि तने को जो है तना वेदक कहते हैं उसको। उसके लिए हम जो है आजकल इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और खासकर बुआई के समय, रोपाई के समय गन्ने को अगर इमिडाक्लोरपिड से ट्रीट करके बोएंगे तो इन चीज़ों से काफ़ी राहत मिल जाती है। जैसा कि सर किसान फंसा हुआ है कि 2 फुट 2.5 फुट या 4 फुट, तो किस प्रकार से किसानों को अपनी रोपाई करना चाहिए? 4.2 फीट बहुत अच्छा है। 4 फीट या 4.2 फीट बहुत अच्छी दूरी है। किसान चाहता है कि उसकी कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे कोई अंतर नहीं है? आप 3 फीट पे बोएंगे तब भी और 4 पे बोएंगे तब भी उपज 3 फीट पे ज्यादा नहीं आने वाली। 4 फीट पे बोएं पर्याप्त उपज आएगी, ज्यादा से ज्यादा उपज आएगी। ऐसा नहीं है कि 3 फीट पे बोएंगे उपज ज्यादा आ जाएगी। ज्यादा प्लांट लगाने ज्यादा उपज नहीं आती। एक्चुअली क्या होता है कि चूंकि पौधे तो कम लगते हैं 4 फीट पे, लेकिन होता क्या है कि उसको हवा जब 4 फीट पे दूर भी लगा रहे हैं उसको स्पेस ज्यादा मिला, हवा पानी वो सब कुछ ज़्यादा मिला, उसको फैलने को एरिया ज़्यादा मिला, तो प्लांट की जो हेल्थ है वो मोटापा आने से उपज उससे ज़्यादा आ जाती है, कम ना होके बल्कि ज़्यादा आ जाती है। पतला गन्ना होने वाला था वो मोटा हो जाता है, उसकी उपज ज़्यादा आती है। जी, तो हम रिकमेंड करेंगे कि 4 फीट पे जो है, क्योंकि उससे क्या होता है सीड की बचत होगी, एक तो बीज की बचत होगी, दूसरा जो खाद वगैरह देंगे वो लाइन में आराम से दे पाएंगे, जगह रहेगी तो आप घूम सकते हैं ना उसके अंदर। और 3 फीट पे लगाएंगे तो 2 महीने बाद ही अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर 4 फीट पे लगाते हैं तो उसको 4 महीने तक आराम से खाद पानी दवाई दे सकते हैं। तो उसका असर पड़ता है कि उसकी उपज बढ़ती है। जब हम उसकी केयर डेली कर पाएंगे, स्वाभाविक है उसकी उपज हमें ज़्यादा मिलेगी। जी, जैसा कि सर अपने जो क्षेत्रीय किसान है अगर बुहानी गन्ना अनुसंधान केंद्र से संपर्क करना चाहें तो कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह? हाँ, नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर तो अभी नहीं है, लेकिन हमारा नंबर आप लिख लें या किसान भाई लिखें 94 और 281 681। सर ये मेरा नंबर है, डॉक्टर BK शर्मा। कभी भी कॉल कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक कभी भी कॉल कर सकता है किसान कोई। हम उसको जो भी उसकी समस्या है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, फील्ड विजिट किस अनुसार कराते हैं? जैसे कोई कृषक आता है देखने के लिए तो फील्ड विजिट हम किसान कभी भी आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वेट कराएं, ठीक है ना। अगर कोई संस्था आती है तो स्वाभाविक है कि वो ग्रुप में आएगा, ठीक है ना, या उसको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो वो हमें फ़ोन करके आए तो बेहतर रहता है, क्योंकि हम जो है उसके लिए प्रिपेयर रहें, हम पर्टिकुलर व्यक्ति को डेप्यूट कर सकें। जो वैज्ञानिक है, संबंध वैज्ञानिक है, हमारे पास पैथोलॉजिस्ट भी हैं, एग्रोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम उसको डेप्यूट करके वो जानकारी पूरी दे पाएँ। तो हमें अगर एक दिन पहले फ़ोन कर लेगा तो और बेटर होगा। सर, जैसे आपके पास में नई गन्ने की जो वैरायटी है तो आप किसानों को किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं? रेट वगैरह क्या रहता है? एक्चुअली हमारा जो गन्ना काट करके जो सीड देना है उनको वो 400 रुपये क्विंटल है। हमारी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, 400 रुपये प्रति क्विंटल। और इसके बाद जो हम इस साल नर्सरी तैयार कर रहे हैं जो बर्ड चिप से, तो वो प्लांट हमारा रेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हम 10-5 दिन में उसका रेट डिसाइड कर लेंगे। तैयार हो रहा है, 1 महीने में तैयार होगा। वो अभी आज ही शुरू किया है, तो उसको जो है 1 महीने में तैयार करके हम तब तक उसका रेट डिसाइड कर लेंगे। जो भी रेट रहेगा वो कम से कम रहेगा, जो फैक्ट्री का रेट है उससे कुछ कम ही रहेगा, 10-20-50 पैसे। तो वो हम उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि हमारे पास अभी 10 एकड़ गन्ना है, 10 एकड़ से सारे की किसानों की भरपूर पूर्ति नहीं की जा सकती जी। तो हम इस बार प्लान किया है कि बर्ड चिप से तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रोवाइड कराया जाए।
जैसा कि किसान भाइयों, हमारे जो बुहानी गन्ना अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने हमें छोटी छोटी जानकारी दी गन्ने के विषय में, कैसे आप विजिट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप नई नई वैरायटियों के लिए कैसे संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। और भी हम इससे संबंधित जानकारी लेते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय